साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे जीएसटी। तो जो एजेंडा है अपना आज की मीटिंग का, दैट इज टू रिवाइज जीएसटी। अब आप लोगों ने पहले जीएसटी पढ़ तो लिया ही है, बट ऑब्जेक्टिव वही है कि एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि पूरे टॉपिक में है क्या। तो मैं ट्राई करूंगा कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी टॉपिक से कवर करूं, वो स्किप नहीं करेंगे, बट हर सेक्शन के बारे में आपको एक ब्रीफ दे दूंगा। अब ये पूरा एक बार आज टॉपिक आज और कल में कंप्लीट करने के बाद आपको घर पे जो रिवीजन का टाइम लगेगा वो कंपेरेटिवली बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज एक बार सेक्शन सुने हुए होते हैं ना, फिर आप नोट्स लेके बैठो तो फ्लो आ जाता है कि हाँ भाई ये याद आ रहा है, और थोड़ा बहुत सुना भी है अभी तो रिकॉल जल्दी होगा। इसके बदले आप खुद से लेके बैठोगे, पूरा जीरो से पढ़ोगे तो रिकॉल करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका टाइम सेव ही होने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज घर पे लेके बैठते हैं जितने दिन लगेंगे उसके कंपेरिजन में जल्दी कंप्लीट होगा वैसा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। अब अगेन जितना जीएसटी का सिलेबस है उसका वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा, मैंने पहले टॉपिक ये सिलेक्ट उस हिसाब से ही किया है, बिकॉज अराउंड 35 मार्क्स का वेटेज आपका पेपर में है, और 35 मार्क्स अगर इसमें से कवर हो रहे हैं और 2 दिन में टॉपिक रिवाइज हो सकता है तो पेपर सिक्योर करने में ये काम लगेगा। बाकी कस्टम्स का वेटेज 5 to 10 मार्क्स के अराउंड होगा, उसमें भी कितना पूछे कितना नहीं उसकी इतनी श्योरिटी नहीं है, और डीटी आपको मालूम है कि 60 मार्क्स का है। अब डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सम्स नहीं बनेंगे, एग्जाम में बहुत टफ आएगा, नो डाउट सिलेबस का वॉल्यूम अच्छा खासा है, बट 60 मार्क्स के लिए इट इज वर्थ। पहले 50-50 होता था, लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और डीटी में भी ये नहीं है कि अपना सॉल्व ही नहीं होगा, समझ ही नहीं बनेंगे, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपके 50-60% क्वेश्चन भी बन गए तो आपका एग्रीगेट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। कंडीशन कि आपका जीएसटी पे थोड़ा कमांड अच्छा हो, क्योंकि जीएसटी में ना बहुत कन्फाइंड सिलेबस है, जितना है उसी में से आएगा, बहुत बाहर से नहीं आ पाता, तो थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू डीटी। तो इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना आपका पेपर सेफ रहेगा, उल्टा सरप्लस मार्क्स लाने में इजी रहेगा, क्योंकि ग्रुप 2 में बाकी 2 पेपर आपके थियरी, नो डाउट अपन उसको भी इन डेप्थ ही पढ़ रहे हैं तो मार्क्स बनेंगे। लेकिन क्या है ना, अगर कैलकुलेशन है किसी पेपर में और उसमें आप 50+ लेके जाते हो, वो 55-60 लास्ट जो रिजल्ट आया उसमें स्टूडेंट्स के हैं 58-55-60 ऐसे मार्क्स हैं टैक्स में, तो अगर अचीव हो सकता है तो बाकी पेपर्स में ना वो आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर 50 से थोड़े कम भी हो गए किसी पेपर में बाई चांस, तो आपका एग्रीगेट का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वो श्योर। तो इस हिसाब से अपने इसको स्टार्ट करेंगे। अब जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही है, मैं स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से एक बार शुरू कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली जीएसटी में था क्या, तो क्विकली अपने रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द एक्ट एंड एवरीथिंग। पहले तो जीएसटी का बर्थ डेट बता दूं। हाँ, ये साल नहीं पूरा बर्थ डेट बता। 2000 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2017 जो है वो जीएसटी का बर्थ डेट है, ये आपको पता ही है। अब जीएसटी जो लॉ है अपना, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमने देखा है जो टैक्सेबल इवेंट है, जिस चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, दैट इज सप्लाई। कि भाई कोई भी अगर गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है तो सप्लाई के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम जो डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो वो जो आप इनकम अर्न करते हो एक पर्टिकुलर असेसी, असेसी मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या फर्म हो, उसकी कमाई गई इनकम पे लगने वाला टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इसको हम कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। रीजन भी कि ये टैक्स आप डायरेक्ट सरकार को पे नहीं करते, आप सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स के सप्लायर को टैक्स पे करोगे और वो आपके बिहाफ पे जाके आगे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। जैसा अपने एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि भाई मैं आपसे अगर फीस चार्ज कर रहा हूँ तो दिस इज अ टैक्सेबल सर्विस अंडर जीएसटी, तो आप जीएसटी मुझे पे करोगे, गवर्नमेंट को जाके पे नहीं करोगे। तो जो भी आपका फीस का अमाउंट है इसमें 18% जीएसटी का रेट है प्राइवेट कोचिंग में। तो 10,000 अगर आप मुझे पे कर रहे हो ना, तो 1800 का जीएसटी ऊपर ऐड होगा, जो आप मुझे पे करोगे और मैं आपके बिहाफ पे जाके डिपार्टमेंट को सबमिट करूंगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी गया किसकी पॉकेट से? जो कंज्यूमर, आपकी पॉकेट से गया। लेकिन पहुंचा किसके पास? सरकार के पास, बट वाया द सप्लायर, मेरे थ्रू पहुंचा ना, आपने डायरेक्टली जाके नहीं दिया। अब ये अगर ऐसा होता कि भाई आप 10,000 मुझे पे करो, मेरे से रिसीट ले लो कि 10,000 मैंने आपसे चार्ज किया, और 1800 जाके जीएसटी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दो, तो फिर ये डायरेक्ट टैक्स होता, फिर ये इनडायरेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर अपने आप जाके अपने हिस्से का जीएसटी भर रहा है, बट ऐसा होता नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोल रहे हैं, ये इसका रीजन है, ठीक है। अब जीएसटी जो है, इसके पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी बिफोर जीएसटी।
अब बटे हुए थे टैक्सेस, आधे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, उनके पॉकेट में जाते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी है या फिर सर्विस टैक्स है, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में जाती थी। मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, सर्विसेज पे टैक्स, ट्रेडिंग पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगता है। और आधे टैक्सेस जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसमें वैट टैक्स आता था, वैल्यू एडेड। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई जीएसटी में ऐसा नहीं होगा, जीएसटी में ना टैक्सेस को हम डिफरेंट तरीके से बाइफरकेट करेंगे। अब इसमें ऐसा कर दिया, ट्रांजैक्शन के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा। एक हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट और दूसरा बोलेंगे इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब विद इन, और इंटर मतलब बिटवीन टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, वैसा भी हो सकता है। तो इंट्रा स्टेट जो ट्रांजैक्शन है, प्रीवियसली इसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स चार्ज करती थी, जिसको अपने वैट टैक्स बोलते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आधा जीएसटी हमको भी चाहिए, आधा टैक्स हमको चाहिए। यही था पॉइंट ऑफ अपोजिशन, जिस वजह से जीएसटी को आने में इतना टाइम लग गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है वन नेशन वन टैक्स, ये मोदी जी ने बोला, वन नेशन वन टैक्स, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। अभी बोल रहे हैं एक देश है तो एक इलेक्शन होना चाहिए, फिर धीरे धीरे बोलेंगे एक देश है तो एक पार्टी होनी चाहिए, हाँ, और एक देश है तो एक ही पीएम होना चाहिए। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन अभी चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। बोले सब जगह एक साथ इलेक्शन करवा दो। मोदी जी बोलते हैं मैं यार मार्केटिंग कर करके थक जाता हूँ, गुजरात में इलेक्शन खत्म होते हैं तो कर्नाटक में आ जाते हैं, कर्नाटक में खत्म होते हैं तो तमिलनाडु में आ जाते हैं, वहां खत्म होते हैं तो वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं, यही करता रहता हूँ। 5 साल निकल जाते हैं, फिर लोकसभा आ जाता है। बोले सब जगह मुझे जाना पड़ता है मार्केटिंग करने, तो ये बहुत भारी पड़ता है। इससे बेटर है पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवा दो, लोकसभा विधानसभा, मैं एक साथ कैंपेनिंग कर लूंगा, पूरा देश जीत लेंगे, फिर टेंशन खत्म, 5 साल में काम कर पाऊंगा। ये स्कीम है, ठीक है, ऐसा प्रपोजल रखा है। अब एजेंडा अलग है, वो चलो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बोला था वन नेशन वन टैक्स। अभी आपको पता चली जाएगा कितना वन नेशन वन टैक्स है, वो स्कीम भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला कि भाई देखो, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आधा टैक्स सेंटर का, आधा स्टेट का। और बोला इंटर स्टेट होगा तो, बोले देखो ये तो पहले से सेंटर का ही था, तो ये सेंटर का ही रहेगा। स्टेट वाले बोले हम भी आ जाए फिर इसमें कुछ चार्ज करने, बोले नहीं नहीं, आप जहाँ थे वहीं रहो। तो आपके टेरिटरी में हम तो आ गए, हमारी टेरिटरी में आप नहीं आओगे, समझ आया? तो ये गेम है पूरा, जिस वजह से जीएसटी को इनिशियली इतना अपोज किया गया। बट अब जो स्कीम चल रही है वो ऐसे ही है, तो इंट्रा स्टेट है तो उसमें आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, आधा स्टेट। और इंटर स्टेट में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कलेक्शन है, जो पहले भी होता है वैसा। अब इसके नाम अलग अलग रख दिए। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है ना, इसको बोला सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। ये वाला जो है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर, इसको क्या बोला, एसजीएसटी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जिस स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये जो इंटर स्टेट वाला टैक्स है जो सेंटर लेके जा रही है, उसको नाम दे दिया आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कंबाइंड जीएसटी, वैसा हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर बोले सर स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी तो होती है, तो उसमें क्या एक नाम और रख देंगे अपने, यूटीजीएसटी। तो यूनियन टेरिटरीज में लगने वाला जो टैक्स है दैट इज यूटीजीएसटी। अब ये हो गए देखो 4 नाम, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, 4 हो गए। वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, 4 नेम्स। एक और आएगा जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स, तो वो कंसेप्ट पे भी जाएंगे। तो ऐसे मिला के ना 5 अलग अलग टाइप के जीएसटी फॉर डिफरेंट पर्पसेज अप्लाई होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है और कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, क्लियर ये चीज। अब इसके लिए जो एक्ट पास किया उसको बोल रहे हैं जीएसटी एक्ट 2017। अब इसमें अगर सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी एक्ट हो जाएगा, एसजीएसटी की बात करें तो वैसे, आईजीएसटी का एक्ट अलग है, यूटीजीएसटी का एक्ट अलग है। तो 4 एक्ट है, चारों अलग अलग नाम के लिए। और 5वां एक्ट है आपका कॉम्पनसेशन वाला। तो ऐसे टोटल 5 एक्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, टुगेदर उसको कलेक्टिवली जीएसटी बोला जा रहा है। अब ये जीएसटी जो अपना टैक्स लग रहा है ना, ये क्या नाम, रिफर्बिश्ड रीपैक्ड प्रोडक्ट है। जो पहले टैक्सेस लगते थे वही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व आउट किया गया और एक ही हेड में कवर कर दिया। पहले थे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सबको मर्ज करके बना दिया एक जीएसटी। अब अगर 17 के बदले 4 लग भी रहे ना तो फिर भी डिस्काउंट है। एज ए स्टूडेंट तो आपके लिए फायदा है, प्रैक्टिसिंग या जो बिजनेस एंटिटीज है उनके लिए भी प्रॉफिट है। लीगल मैनेजमेंट करना कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। पहले वाला सिस्टम इससे और खतरनाक, बहुत झमेला था उसके अंदर। एक्साइज का लॉ अलग चलता है, वैट अलग चलता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग, सर्विस टैक्स अलग, कस्टम लॉ अलग, स्टैम्प ड्यूटी अलग, ऐसे अलग अलग टैक्सेस। तो जो बिजनेस कर रहा है ना, जिसके ऊपर ये मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते करते और सेग्रीगेट करते करते बेचारा परेशान हो जाता है, क्या मैं इसको मैनेज कैसे करूं। अब उसके बदले ये है कि एक डिपार्टमेंट है, एक नाम से टैक्स लग रहा है, तो कंपेरेटिवली कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। क्लियर, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जीएसटी के रेट्स की। कौन कौन से रेट्स पे जीएसटी लगाया जा रहा है ये भी एक बार रिकॉल करना है। अलग अलग रेट्स थे, एक सबसे अच्छा रेट ये वाला है, देख के मन करता है कि ले लो यार, भर देते हैं। बोलो कितना जीएसटी चाहिए, हम भरने के लिए रेडी हैं। और भी है बीच में,
ये भी चले एक बार, यहाँ तक भी ठीक है, ऐसे दिल पे नहीं लगता है। और फिर इसके बाद जो शुरू होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे दुखने लगता है, यार ये चलो एक बार सह लेंगे थोड़ा, फिर ये आता है तो लगता है कि और कितना सहेंगे, और इसके बाद फिर अब लगता है लूट लो यार, फिर तुम अपनी हरकतों पे आ गए और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है, एक और रेट है 40%। तो 8 अलग अलग रेट्स हैं ये, वन नेशन वन टैक्स, 5 एक्ट्स, 8 डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स में वन के कितने मीनिंग हो सकते हैं, वन कितनी मल्टीपल बार आ रहा है आपको पता चल जाएगा। तो ये बोलते टाइम बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, वन नेशन वन टैक्स पे पूरा कंट्री यूनाइटेड है, पूरे देश में एक ही टैक्स लग रहा है। फिर धीरे धीरे अंदर घुसते हैं तो लगता है कि यार इतनी वेराइटी है तो वन नेशन वन टैक्स कैसे हुआ। तो बात ऐसी है। अब अलग अलग टाइप के गुड्स पे और सर्विसेज पे लगने वाले डिफरेंट रेट्स हैं। मोस्टली जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, अब इसमें अपने पॉपकॉर्न की बात नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ हाँ। बाकी कुछ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% रेट लगता है। इसके अलावा 0.25 अपने सूरत वालों के लिए रफ डायमंड्स पे लगने वाला स्पेसिफिक रेट। अब बेचारे डायमंड का बिजनेस ही नहीं चल रहा है अभी, तो बोले अब क्या जीएसटी लोगे और क्या लगाओगे। कल ही अपन बात कर रहे थे लैब ग्रोन डायमंड वाली, तो वो पूरा अभी बिजनेस मॉडल बिगड़ा हुआ है इनका। 3% स्पेसिफिक ज्वेलरी पे, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स जो भी हो सबके ऊपर ज्वेलरी पे लगता है। ये जो रेट है ये सबसे कॉमन स्लैब है। मेजोरिटी चीजें 5, 12 और 18 में डिवाइडेड है। उसमें ना ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ये वाले रेट्स 5 और 12। 18 आपको मेजोरिटी मिलेगा सर्विसेज पे। हाँ, सर्विस पे मोस्टली आपको 18% जीएसटी मिलेगा। अपने प्राइवेट कोचिंग को भी इन्होंने इस टैक्सेबल सर्विस में डाला है, जबकि ये सबसे खराब चीज है। बेसिक नेसेसिटी है ये। स्कूल में कॉलेज में कहीं पे जीएसटी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कोचिंग में है पूरे एजुकेशन सेक्टर में। मतलब जो एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं वहां लगा रहे जीएसटी। कॉलेज की फीस में लगा लो, कॉलेज वालों को बोलो जितनी फीस लेते हो उसमें से दे दो 15-20%, वैसे ही कितना पढ़ा रहे हो पता ही है। और जो पढ़ा रहा है ना उसमें और 18%। और मेरा तो कुछ जान ही रहा है, लेकिन कंज्यूमर के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर बर्डन डाल रहे कि और 18% पे करो, तो वो हाईली अननेसेसरी। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक इंश्योरेंस सेक्टर है, गवर्नमेंट बोलती है इंश्योरेंस लो, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और फिर उस पर 18% जीएसटी लगा रहे हैं, तो हमारे रेवेन्यू के लिए भी जरूरी है, तो भी आपको ये करना चाहिए। तो 18% अगर आप जीएसटी ले रहे हो मेडिक्लेम पे, तो प्रीमियम का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। तो एक तरफ मोटिवेट कर रहे हो, दूसरी तरफ टैक्स लगा रहे हो। अगर सच में मोटिवेट करना है तो 5% लगा दो। 5% तो अगर अपने केस में भी लगे ना, तो आपसे चार्ज करने में मैं आपको राइटफुली बोल सकता हूँ कि यार 5% तो पे कर ही सकते हो, टैक्स तो लगेगा। बट 18% बोलने से पहले तो मुझे भी सोचना पड़ता है, यार 18% खर्चा बढ़ाना है, वो सेंस नहीं बनता। बट अब जीएसटी है तो फिर वो एप्लीकेबल होगा। 28% वाला रेट थोड़ा खतरनाक है। बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगा है, सीमेंट है, लेदर है, ऐसी सब कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये लगा रहे हैं 28%। कॉस्मेटिक्स है, बेटिंग गैमलिंग है, ठीक है, इन सब के ऊपर लग रहा है जिनकी जरूरत नहीं है। और ये वाला आ गया अपना 40%, ये रिजर्व रखा है अभी। ये मैंने आपको बताया था 40% जीएसटी अभी प्रैक्टिकली किसी के ऊपर भी नहीं लग रहा है, बट दिस इज अ रिजर्व रेट। इन फ्यूचर ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये रेट लगाया जा सकता है, बट ये कब लगेगा वो अपने आगे देखेंगे, किस बेसिस पे डिसाइड। तो एक्ट्स के बारे में पता चल गया, रेट्स के बारे में आपको पता चल गया, इंटर स्टेट वर्सेज इंट्रा स्टेट क्या होता है, ये सब चीजें देख ली। आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉम्पनसेशन सेस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो स्टोरी पे चलते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि जो इंट्रा स्टेट वाले ट्रांजेक्शन है उसमें इन्होंने बोला कि आधा टैक्स सेंट्रल लेके जाएगी, आधा स्टेट। ये नया कंसेप्ट है, पहले पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कलेक्शन था। अब यार किसी की कमाई में आधा हिस्सा उठा लोगे सीधा, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपोज किया था कि यार ये जीएसटी में ना ये स्कीम सही नहीं है, आप हमारे रेवेन्यू में आधा हिस्सा लेके जा रहे हो और अपने आईजीएसटी में से तो कुछ नहीं दोगे, तो फिर ये गलत हो गया। बट क्या है ना, जिस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, मेजोरिटी स्टेट्स के अंदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब जीएसटी पास किया, तो अब क्या है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सामने ये नहीं बोलेगा कि मैं जीएसटी नहीं आने दूंगा, ठीक है, अपनी कुर्सी भी देखनी होती है, सीधी बात। कौन ना बोलेगा, मोदी जी को कोई चीफ मिनिस्टर ना बोलेगा, बोले नहीं नहीं सर जीएसटी तो सही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना, एक ही पार्टी है तो फिर उनको तो यूनाइटेड रहना है। तो मेजोरिटी स्टेट्स में एक पार्टी होने की वजह से इस चीज पे अग्रीमेंट इजीली हो गया। बट बाकी कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपोज किया कि भाई ये नहीं चलेगा, हमारे रेवेन्यू का क्या। गवर्नमेंट ने बोला देखो आपको जीएसटी से प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू लॉस से। सबने बोला भाई रेवेन्यू लॉस से, आप जीएसटी के नाम से टैक्स लगाओ या एक्साइज ड्यूटी, हमें तो पैसा चाहिए, लेकिन हमारी कमाई आधी कर दोगे तो फिर हमें नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आप जीएसटी आने दो, आपका जो भी रेवेन्यू प्री जीएसटी रेवेन्यू था उतना रेवेन्यू हम मिनिमम गारंटी आपको करते हैं। तो अगर आप पहले 100 रुपए कमा रहे थे
अब जीएसटी आने के बाद क्योंकि कमाई आधी आधी हो जाएगी, तो डायरेक्टली 50-50 नहीं होने वाला है, तो आपको लग रहा है। रीजन बीइंग के जीएसटी के लॉस जैसे बनाए हैं और लोगों को हम इंक्लूड करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू जो है ना वो 100 से बढ़ के कुछ ऊपर ही जाने वाला है। मान लो 140 हो गया, तो भाई इसमें आधा आपका, आधा सेंटर का, तो 70 तो आपको मिलेगा ना। तो पहले आपको 100 मिल रहा था, अभी 70 मिल रहा है। यही प्रॉब्लम है ना कि 30 रुपए का नुकसान है, वो 30 रुपीज आप हमसे ले लेना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जीएसटी आने से। फिर सारे स्टेट्स ने बोला भाई हमें नाम से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, भाई रेवेन्यू से फर्क पड़ता है। स्टेट का बजट कैसे चलेगा, भाई 100 की कमाई 70 पे ले आओगे तो स्टेट कैसे चलाएंगे। तो भाई 30 रुपए आप दे देना कॉम्पनसेशन, फिर लगाओ जीएसटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अग्रीमेंट हुआ कि भाई जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका जो प्री जीएसटी रेवेन्यू था वो मेंटेन करने की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर उनके स्टाफ ने बोला, बोले सर गारंटी देके आगे पैसे कहाँ से लाएंगे, आईजीएसटी में से तो दोगे नहीं आप, ये तो फिर पहले नहीं देते थे, तो पैसे कहाँ से लाएंगे। अब अगर और रेवेन्यू चाहिए तो उसके लिए किसको पकड़ेंगे, पब्लिक को ही पकड़ेंगे ना, इनसे टैक्स निकलवाओ। अब इनसे टैक्स निकलवाने के लिए बहाना चाहिए, सेंटर का अलग, स्टेट का अलग, यूनियन टेरिटरी का अलग, कंबाइंड अलग। बोले सर और क्या नाम से टैक्स लगाए, पब्लिक अभी तो सेलिब्रेट कर रही जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, फिर मारने दौड़ेगी ये क्या लेके आ गई है। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। वैसे ही अपोज हो ही रहा था आधी जगह पे, तो इसका एक रास्ता निकाला, बोले देखो ऐसा टैक्स लगाओ कि जहां पे कोई कुछ बोल ही नहीं पाए, और कोई बोले ना तो अपने सामने मुंह पे उनको बोल सके कि भाई आपका बोलने का राइट ही नहीं बनता। इन्होंने टारगेट किया उन गुड्स और सर्विसेज को जिनसे एनवायरमेंट को या पब्लिक की हेल्थ को नुकसान है। इसको, इसके लिए कैटेगरी है, क्योंकि कितने स्मार्ट है आप देखो, इसको बोलते हैं सिन गुड्स। एक कैटेगरी है सिन गुड्स और सिन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिन का मतलब पाप। हाँ वो नाम वैसे है ना, देखो पहले आपको ऐसे डिमोटिवेट कर दिया, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। बोले सिन गुड्स, ऐसे गुड्स जिनसे एनवायरमेंट को या पब्लिक की हेल्थ को नुकसान है। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एक तो पेट्रोलियम, कोल, ये सब जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान है, और हेल्थ को नुकसान कौन से प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको वाले प्रोडक्ट्स। ठीक है, मूवी स्टार्ट होती है अपना मुकेश नहीं आता, हाँ ठीक है। हाँ तो वो सारे प्रोडक्ट्स है टोबैको, और उसके जितने भी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स है वो सारे हेल्थ के लिए खराब है। इन्होंने चुन चुन के वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, और इतनी डिटेल लिस्ट बनाई है। इतना तो आपने भी रिसर्च नहीं किया होगा कभी कि टोबैको में कितनी वैरायटी होती है, सिगरेट में कितनी वैरायटी होती है, अपने को भी नहीं मालूम होगा। सारे प्रोडक्ट इन्होंने सिलेक्ट किए, उसकी लिस्ट बनाई, बोला इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दो हैवी टैक्स। डीजल वाली गाड़ियां, पेट्रोल डीजल, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब पे लगा दो। अब कोई बोले कि सर ये तो गलत बात है, कितने टैक्स लोगे, सरकार बोलेगी भाई सिगरेट पीने को हमने बोला है क्या, ये तो अच्छी बात है ही नहीं, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, और अब पी रहे हो तो ज्यादा टैक्स भरो। ठीक है, वैसे भी इतने पैसों का क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सरकार को क्या धीरे धीरे ट्रांसफर होता जाएगा, और सिगरेट आप अपनी वेल्थ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द गवर्नमेंट। फिर ना सिगरेट रहेगी ना आप रहोगे, पैसा देश के तो काम आएगा, वैसा है सीधी बात है। तो टोबैको वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने लगा दिया एडिशनल टैक्स, उसको नाम दे दिया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। और देखो टैक्स बार बार बोल बोल के ना वो दिमाग पे लगता है, तो नाम दे दिया सेस, थोड़ा डिफरेंट कर दिया, वैसा नहीं लगे और टैक्स लगा दिया, टैक्स नहीं है तो सेस लगाया। अच्छा ठीक है, किस चीज के लिए, बोला कॉम्पनसेशन देना है। अब जो भी लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं या पेट्रोल डीजल कोल कंज्यूम कर रहे हैं या व्हीकल चला रहे हैं, तो उनके ऊपर ये सेस लगा दिया। ये जो फंड आ रहा है उसमें से ये सारे स्टेट्स की फंडिंग हो रही है, जो 30 रुपए की शॉर्टेज थी ना ये यहाँ से कवर हो रही है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमाई में से कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, अलग टैक्स लगा के वहां से वसूल कर लिया। तो देखो खर्चे बढ़ते हैं तो कमाई के सोर्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा, उन्होंने कमाई का सोर्स बढ़ा लिया, और सोर्स तो आप ही हो। क्लियर हो गया। अच्छा ये जो आईजीएसटी आता है, सीजीएसटी आता है, ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है या इसमें से कुछ स्टेट को मिलता है, जो बजटिंग होता है ना मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरा सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ही यूज कर ले। इसमें क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास जितना भी फंड आता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी किसी भी नाम से आ रहा हो, ये पूरा क्यूमुलेटिव अमाउंट में से भी स्टेट्स को कुछ पैसा मिलता है। स्टेट अपना बजट सबमिट करते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई हमारा ये बजट बना है, पूरे साल का ये खर्चा है, हमारी खुद की कमाई इतनी है और इतना शॉर्ट पड़ रहा है, तो सेंटर को आगे आके मदद करनी पड़ेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आप सबसे जितना भी टोटल टैक्स कलेक्ट करती है किसी भी नाम से, उसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में यूज होता है और एक हिस्सा हर स्टेट को थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो वैसे भी आईजीएसटी सीजीएसटी का पैसा घूम फिर के आपके पास आता तो है, बट फर्क ये हो गया कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी कमाई वॉल्यूंटरीली इंडिपेंडेंटली कर रही थी पुराने टैक्सेस में, अब उनको वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग के लेना पड़ रहा है, क्योंकि आधा टैक्स ये लोग ले जाते हैं। तो वो पहले ही उनको ईगो हर्ट हो रहा था, यार हमारी कमाई आधी कर दी, अब आधी आपसे मांग के लेनी पड़ रही, उसमें भी पैसा शॉर्ट हो गया, तो बोला अभी कॉम्पनसेशन अलग से देना पड़ेगा। अच्छा कॉम्पनसेशन स्कीम स्टार्टिंग में आई थी 5 ईयर्स के लिए, 2017 से 2022, क्योंकि कॉम्पनसेशन परमानेंट थोड़ी देना पड़ेगा। जब एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब वो प्री जीएसटी रेवेन्यू लेवल मैच हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर किसी पे जीएसटी लगता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ब्रेक इवन आ जाएगा,
जब गुजरात गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई पहले हमारा जो जीएसटी से पहले रेवेन्यू था उतना रेवेन्यू अब जीएसटी से आने लग गया फ्रॉम द एसजीएसटी पोर्शन, तो अब हमें कॉम्पनसेशन की जरूरत ही नहीं। तो ये चीज बोली कि पहले 5 साल के लिए सेस वाला एक्ट लगाते हैं, 5 साल के बाद असेसमेंट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर इन्होंने इसको रीअसेस किया, कुछ स्टेट्स ने बोला भाई हम तो अभी भी माइनस में है, बोला कोई बात नहीं, आपके लिए कॉम्पनसेशन का अरेंजमेंट कंटिन्यू रखते हैं, तो 2026 तक ये स्कीम एप्लीकेबल है। अब 26 में वापस असेसमेंट होगा, अगर तभी भी किसी स्टेट का नुकसान कंटिन्यू हो रहा होगा तो एक्ट चलता रहेगा, नहीं तो फिर ये एक्ट एक पॉइंट पे हटा देंगे। तो ये टेम्पररी था, पर अभी एक बार के लिए उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है, ये स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें, डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में चलते हैं। अथॉरिटी कौन सी है? एक यहाँ पे अथॉरिटी है, इसका नाम है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जैसे अपनी सेबी है, आरबीआई है, वैसा इनका रोल है कि जीएसटी का सारा मैनेजमेंट ये काउंसिल करेगी। अब बोला इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो देखो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ये इसके अंदर होंगे। सेंटर की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया, उनके फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला देवी, निर्मला ताई, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, हाथ जोड़ा करो उनके आगे कि उनका मूड ठीक रहे, नहीं तो आप जो भी खाओगे उस पर कभी भी कुछ भी जीएसटी लग सकता है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन ऑफ इंडिया के, वो बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी भी तो मिनिस्ट्री होती है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वहां पे भी होती है, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर है हर स्टेट के, जैसे गुजरात गवर्नमेंट के भी एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, महाराष्ट्र के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे, ये सब लोग भी इस काउंसिल के मेंबर है। तो इन दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अब क्या होता है ना, इनकी जब रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है तो उस मीटिंग में हर डिसीजन डेमोक्रेटिक सिस्टम से वोटिंग से होता है, सबको वोट करने का मौका मिलता है। अब जब वोटिंग की बात आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमारी तरफ से तो एक ही मेंबर है, और आप लोग तो 28, 29, 30 स्टेट हो गए, तो आप लोग तो मेजोरिटी हो, तो इस एक वोट की क्या वैल्यू रहेगी आउट ऑफ 30? तो बोला इसका वेट ज्यादा होना चाहिए। फिर बोला फेयर इनफ, एक वोट के सामने 30 वोट है तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है उसको 1/3 वेट दिया गया, वेटेड एवरेज निकालता है वोट का और कुछ भी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट्स की क्यूमुलेटिव वोट्स को 2/3 का जो है वेट वैसे दिया गया, तो वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो ये भी सिंगल वोट ही करेंगे, ये सब सिंगल वोट करेंगे, बट इसको 1/3 वेट पे काउंट करेंगे और उसको 2/3 क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज निकालेंगे वैसा। इस तरीके से जो मेजोरिटी बनेगी फॉर डिसीजन मेकिंग, वो अपना कंपनी लॉ जैसा स्पेशल रिजोल्यूशन, 3/4 मेजोरिटी। तो अगर 3/4 मेजोरिटी फेवर में होगी किसी भी डिसीजन के, तो फिर वो रिजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो जीएसटी के आपने रेट्स नहीं देखे अलग अलग, इसको बोला जाता है टैरिफ। टैरिफ का सिंपल मतलब होता है रेट। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते तो मेन्यू कार्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, हर चीज का दाम लिखा होता है, दैट इज अ टैरिफ, ठीक है, वैसा है। तो ये जो जीएसटी का टैरिफ है उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस 5% में टैक्सेबल होगा, कौन सा 12 में, कौन सा 18 में, कौन डिसाइड करता है? ये लोग डिसाइड करते हैं। समझ आए? और ये प्रोसेस है पूरा। अच्छा, अब जो पेट्रोल वाली बात हो रही थी वो 40% वाला रेट, अब पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो जिस दिन मेजोरिटी बन जाएगी उस दिन वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन वो बनेगा नहीं, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो टैक्सेस पेट्रोल पे थे बिफोर जीएसटी वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो वो कानून अपने हिसाब से खेलते हैं लोग, ये सब अपने लिए है। अब जब जीएसटी आ गया, एक्साइज हट गया, तो हर चीज से हटना चाहिए। अब रियलिटी ये है कि पेट्रोल पे आज भी एक्साइज एक्ट लगता है, एक्सेप्शन में डाल दिया। पेट्रोल पे आज भी स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि खुद की कमाई कम हो रही थी। आप जो 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो ना, उसमें 60 रुपीज टैक्स है। हाँ, 35 से 38 रुपए लीटर पेट्रोल है, 2-3 रुपए पेट्रोल पंप वाले का डीलर कमीशन होता है, और बाकी का जो है सारा सरकार का। तो 58 to 60 रुपीज का टैक्स पे कर रहे हो, बाकी पेट्रोल का कॉस्ट तो इतना है ही नहीं। अभी 1-2 दिन पहले कहीं वो इंस्टा पे मैं देख रहा था, जैसे न्यूज वाले पेज थे, कि अपना कहाँ पे था, भूटान में, भूटान तो बाजू में ही इंडिया के, भूटान में पेट्रोल का रेट है 64 रुपीज पर लीटर, और इंडिया में आपको रेट पता है 100 रुपए से ऊपर है। तो एक बंदे ने वीडियो बना रखा था। अब भूटान और इंडिया की बॉर्डर जो है वो एकदम वैसे पाकिस्तान जैसी नहीं है, वहां तो फेंसिंग कर रखी तो भी आ जाते हैं। हाँ, बट यहाँ पे तो ऐसा है, गेट बना रखा है, गेट बना रखा है, आप आ जा सकते हो, क्योंकि वीजा का इशू नहीं है, पासपोर्ट का इशू नहीं है, नेपाल भूटान के साथ बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, वैसा है। अब ऐसा है ना कि जो एक सोसाइटी ऐसी दीवार बनी है वो भूटान का गेट है, मतलब बाउंड्री वॉल है, उस तरफ भूटान है, इस तरफ इंडिया है। तो जो बॉर्डर पे सोसाइटी बनी है वो ऐसा है कि सामने वाले पेट्रोल पंप पे 64 रुपीज, इधर वाले पे 105 रुपए।
तो वहां के लोकल सारे भूटान जाके पेट्रोल भरवा के आ जाते हैं। हाँ, ये इंस्टा पे वो पेज था, ब्रूट करके एक पेज है, इस पे वो लोग न्यूज ऐसा मेंशन करते हैं। तो उसपे 1-2 दिन पहले अभी वो वीडियो आ रहा था, तो वहां का एक लोकल लाइट था, उसने बनाया था कि देखो पेट्रोल का कितना डिफरेंस है। अच्छा, पेट्रोल वहां पे पेट्रोल पंप कौन से है सामने? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब अपनी ही कंपनियां हैं जिनके पेट्रोल पंप है। सामने वाली गली में भरवा के आ जाओ तो 64 रुपए, यहाँ पे भरवाओगे तो 105 रुपए। तो हाँ, ये रियल है, तो वही कर रहे हैं। अब ये उसने वीडियो बना के डाल दिया कि देखो प्राइस का कितना वेरिएशन है, 40 रुपए का फर्क है पर लीटर। पर पॉइंट ये है कि वहां की सरकार जो है वो पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगाती, और अपनी गवर्नमेंट पेट्रोल पे ही टैक्स लगाती है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो टैक्स का है गवर्नमेंट का, पेट्रोल, अल्कोहल, टोबैको, सिन गुड्स। हाँ, ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा इसी से आता है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगने ही वाला है। अब अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया तो आपको 100 में 58 का रेशियो दिख रहा है कितना हो रहा है? 40% लगा देंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 80 रुपए से ऊपर तो बेच ही नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? तो वहां पे ना इनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ये हुआ कि भाई जीएसटी पेट्रोल पे हम, मतलब उसको कवर कर रहे हैं जीएसटी की रेंज में, लेकिन जीएसटी लगाना है पेट्रोल पे कि नहीं लगाना है, ये काउंसिल डिसाइड करेगी, और जिस दिन ये मेजोरिटी बन जाएगी उस दिन होगा। पर ये मेजोरिटी बनेगी नहीं, क्योंकि सबका नुकसान है। अगर ये मेजोरिटी बना दी तो सभी एक साथ अपना लॉस करेंगे, दोनों का नुकसान होगा। तो ये मेजोरिटी अभी नहीं बनेगी, क्योंकि सारा रेवेन्यू साइकिल जो है वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जीएसटी का मंथली कलेक्शन कितना है पता है? अराउंड 2 लाख करोड़ जीएसटी एक महीने का, साल का नहीं बोल रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लो, पूरे साल का 20 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्ट होता है। इनकम टैक्स भी उतना ही कलेक्ट होता है। ये दोनों का जो कंबाइंड कलेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का, मोर देन 40 लाख करोड़। उसके बाद भी बजट में आता है फिजिकल डेफिसिट 5%। बोले इतने पैसे भी कम पड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हो? ठीक है, ऐसी स्कीम। तो ये काउंसिल वाली सारी स्टोरी यहाँ पे कवर हो गई, पता चला। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, और कुछ बचा हो। मेजोरिटी चीजें तो आपको बता दी। हाँ, बोला है कौन सी चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। देखो पेज नंबर 5 पे, पहला प्रोडक्ट अल्कोहलिक लिकर, इसको सिंग गुड्स में नहीं माना है, कहने का मतलब ये, ठीक है। हाँ, कॉम्पनसेशन से इसमें भी इसको कवर नहीं किया, टोबैको को किया है, लिकर को नहीं किया। अब आप गवर्नमेंट का इशारा समझ लो वैसा। इसमें ऐसा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्पेसिफिक बोला है, सिर्फ अल्कोहल नहीं बोला। अल्कोहल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। आप जो परफ्यूम यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल आता है, इथाइल अल्कोहल आता है। आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे कोविड में, उसमें भी अल्कोहल था। अल्कोहल की शॉर्टेज थी, 2-4 लोग सैनिटाइजर पी गए, उस पर लिखा था 70% अल्कोहल। तो बोले चलो पानी मिलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, डायरेक्ट। हाँ, ऐसे केस आए थे, वो मजदूर लोग होते हैं ना, उनको बेचारों को पता नहीं था, किसी ने बोला इसमें अल्कोहल है, बोले ये तो ढूंढ रहे कब से, टेंशन, कीटाणु ही मारने, हाथ के मर जाएंगे, पेट के मर जाएंगे, तो बेचारा पी लिया और खत्म हो गए, सारे कीटाणु मर गए। तो अल्कोहल के यूजेस अलग अलग है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्पेसिफिक। नहीं नहीं, मेडिकल की बात नहीं की, जिसको मेडिकल मेडिसिन के बहाने से लोग पी लेते हैं उसकी बात होती है जैसे। हाँ हाँ। तो अल्कोहलिक लिकर अपना दमन वाला, ठीक है। हाँ, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये जो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसकी स्पेसिफिक यहाँ पे बात की है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है। इसके ऊपर ना स्टेट टैक्सेस लगते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसलिए लिकर के रेट्स जो है ना वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं। अब अपने को ये सब चीजों से लेना देना नहीं गुजरात में, लेकिन अपने को तो एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है, ठीक है, ब्लैक में आते हैं। हाँ, तो अपने को एमआरपी वाला कोई सिस्टम पता नहीं है, जो देने वाला चार्ज करके चला गया वो चला गया, वैसा है। बट बाकी सारे स्टेट्स में ऐसा है कि भाई एमआरपी पे जो शॉप्स में आप लीगली बाई करते हो, तो स्टेट वाइज रेट्स अलग है। मतलब सेम ब्रांड का प्रोडक्ट होगा, गुजरात मतलब महाराष्ट्र में अलग रेट पे होगा, राजस्थान में अलग रेट पे होगा, दिल्ली में अलग रेट पे होगा, क्योंकि हर स्टेट की ड्यूटी जो है वो डिफरेंट है। तो लीकर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया। ये भी जब लगाना होगा तो फिर काउंसिल डिसाइड करेगी, तब तक जो है उसका फायदा ले लो, और क्या। नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो मैंने आपको बता दिया। पेट्रोल पे फिलहाल अभी जीएसटी नहीं है। पेट्रोल इनडायरेक्टली कवर्ड है जीएसटी के परव्यू में, लेकिन जीएसटी लगाया नहीं है उस पर। और ये तब बात हुई थी 2016-17 में, जब जीएसटी पे डिस्कशन चल रहा था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि यार देखो, जीएसटी में एक बार कवर करके रख लो, क्योंकि बाद में फिर है ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इससे बेटर ये है कि जीएसटी एक्ट पास हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, जीएसटी एक्ट बन रहा है, तो उसमें एक बार कवर कर लो कि सरकार चाहे तो जीएसटी लगा सकती है, ऐसा लिख देते हैं। बट डिसीजन काउंसिल का होगा, तो हर स्टेट को पूछा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं करेगी। तो फिर सबने अग्री कर लिया, तो पेट्रोल पे अभी प्रैक्टिकली जीएसटी है नहीं, ये अपने को ध्यान रखना है। बट इन फ्यूचर आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं। अभी आप सोचो ये तो चलो अच्छी बात है, कहीं तो टैक्स माफ किया, ऐसा नहीं।
स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती है इलेक्ट्रिसिटी पे। अपना जो बिल आता है ना टोरेंट का, डीजीवीसीएल का, उसमें देखना स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी 20%, वो ऑलरेडी 18% जीएसटी से ज्यादा ही है। तो टैक्स तो आप भर ही रहे हो, दूसरा नाम लगा दिया और कुछ भी नहीं। चलो, और लास्ट देखो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इन बेचारों को तो है ना ऐसे डबल बैंड में जाते हैं इनकी। इन पे पुराने टैक्सेस भी लग रहे हैं, नए वाले भी लग रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं। बोले भरो आराम से, क्या फर्क पड़ता है। तो भी सोचो मार्जिन कितना होगा, अपना विमल वाला देख लो, है ना। एक तो टोबैको इलायची बोल के बेच रहा है, ठीक है, इतना कोई बहुत महंगी चीज तो है नहीं, पता नहीं कितने का, 5-10 रुपए का पैकेट होगा, कितने का होगा। अब वो 5-10 रुपए के पैकेट में वो टोबैको भी बेच रहा है, शाहरुख खान को भी अफोर्ड कर रहा है, अजय देवगन को तो बरसों से अफोर्ड कर रहा है, टाइगर श्रॉफ भी आ गया, अक्षय कुमार भी आ गया, तो इन सबको अफोर्ड करने के बाद भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है और ये टैक्सेस भी पे कर रहा है। तो सोचो मार्जिन कितना होगा बिजनेस में। नहीं तो अदरवाइज कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर पा रहे हो। वो मार्जिन और कंजम्पशन, कंजम्पशन ही इतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला आपका पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। इसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो बता दो। क्लियर सारे पॉइंट्स? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू सीजीएसटी। अब थोड़ा स्पेसिफिक सेक्शंस पे बात करेंगे, उसके अंदर के पॉइंट्स कवर करेंगे। सीजीएसटी एक्ट ना मेजर एक्ट है आपके सिलेबस का। आप समझ लो 80% वॉल्यूम जो है वो इसी में कवर हो जाता है। बाकी एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम होता है, इसलिए अलग से नहीं पढ़ते, और वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स उसमें ऐड होते हैं। आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कॉम्पनसेशन बहुत छोटे छोटे एक्ट है, इसके अंदर कुछ 15-20 सेक्शन से ज्यादा है नहीं। लेकिन जो आपका सीजीएसटी वाला मेन एक्ट है, इसके अंदर अराउंड 174 सेक्शन है। पूरा वॉल्यूम आपका यही है। इसके साथ साथ कुछ रूल्स भी, आई थिंक 162 रूल्स ऐसे कुछ है, सीजीएसटी रूल्स 2017, जैसे अपने कंपनी लॉ में नहीं चलता एक्ट प्लस रूल्स, सेम सिस्टम। और इसके साथ है शेड्यूल्स, ये भी देखा हुआ है आपने। टोटल 3 शेड्यूल्स हैं, 1, 2 एंड 3। और तीनों शेड्यूल्स एक ही सेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, स्टार्टिंग में कवर हो जाएंगे वैसा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सेक्शन में, जो स्टार्टिंग पॉइंट अपने को देखना है, दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल इवेंट। दैट पॉइंट एट विच गवर्नमेंट गेट्स द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। कि भाई अब हमारा राइट बनता है कि हम आपसे टैक्स मांग सकते हैं और आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है, उस टर्म को बोला जाता है सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी, सप्लाई। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, बिकॉज इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब इसके ऊपर ध्यान देना। सप्लाई को इन्होंने एक्सप्लेन किया है सेक्शन 7। यहाँ देख लो, पेजेस में घुमाओ, ध्यान दो। सेक्शन 7 और उसके साथ 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, 2 और 3। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर बात की है सप्लाई की। अब ये सप्लाई वर्ड एग्जैक्टली है क्या? नॉर्मली तो देखो, कोई कोई चीज पे अगर टैक्स लगाना है, गुड्स पे, सर्विसेज पे, तो एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते थे, सेल। प्रोडक्ट सेल किया तो जीएसटी देना है, बहुत सिंपल हो गया। लेकिन सेल वर्ड का जो मीनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें एक चीज आ जाती है, कंसिडरेशन। सेल का मतलब क्या है? सप्लाई प्लस कंसिडरेशन, दैट इज सेल। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो टेक्निकली वो चीज सेल नहीं है। अब अगर यहाँ ऐसा लिख देते कि भाई सेल करोगे तो जीएसटी लगेगा, मैं सेल करूंगा ही नहीं। मैंने सामान बेचा थोड़ी, तो मेरा दोस्त है, ऐसे ही ले गया, अपने घर की बात है, देख लेंगे बाद में उसमें क्या है, ठीक है। मैंने उसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए, गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया। फिर बार्टर सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज अ फ्री सर्विस, समाज सेवा, ठीक है। हाँ, फिर आपकी किसी की फ्रूट की दुकान है तो मैं आपसे फ्रूट्स मंगवा लूंगा। किसी की कपड़ों की दुकान है, कपड़े मंगवा लूंगा। किसी की जूतों की दुकान है, जूते मंगवा लूंगा। बार्टर चलता रहेगा। बोले सर हम सेल करते ही नहीं है, ठीक है। वो मेरे लिए शूज लेके आ गया, मैंने उसको एक एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, हो गया आमने सामने, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो वो बोले यार तुम लोग तो वो करेंसी से फिर बैकवर्ड जा रहे हो, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बर्तन दो, कपड़े लेके जाओ, एक्सचेंज कर लो, ठीक है, वो हो जाएगा। तो फिर जीएसटी कलेक्ट कैसे होगा? तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, जीएसटी में कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, ऐसी चीजें इसके अंदर रखो कि कोई टैक्स की चोरी ना कर पाए। तो वर्ड पकड़ा सप्लाई, बोला सप्लाई तो किया ना, गिफ्ट दिया, डोनेट किया, सेल किया, ऐसे ही उठा के दे दिया, सप्लाई तो हुआ। तो सप्लाई को हम टैक्सेबल इवेंट मानेंगे। जैसे ही आपने गुड्स का सप्लाई किया, हमारे पास ये राइट आ गया कि हम उस ट्रांजेक्शन पे चाहे तो जीएसटी लगा सकते हैं। अब इससे ये समझ में आता है कि जो चीजें सप्लाई में कवर होती है वो जीएसटी में कवर हो सकती है या होती है। लेकिन उस पर एक्चुअल में जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, वो सेकेंडरी मैटर है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस ट्रांजेक्शन इज अ सप्लाई,
तो इस पे एक्चुअली में जीएसटी लगता ही होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रीजन भी कि भाई जीएसटी का रेट कितना वो तो देखना पड़ेगा। अब मैंने आपको प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, दिस इज सप्लाई, बट टैरिफ में इस पे लिखा है 0% जीएसटी। तो इफेक्टिवली कोई जीएसटी आ रहा है इसके ऊपर? नहीं आ रहा। लेकिन दिस ट्रांजेक्शन इज सप्लाई, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी लगा सकती है। अब कल काउंसिल की मीटिंग में अगर रेट चेंज कर दिया और 0 के बदले 5% कर दिया तो हो गया ना टैक्सेबल। तो सप्लाई होने का मतलब कि दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर जीएसटी। बट प्रैक्टिकली उस पर जीएसटी लग रहा है कि नहीं, वो कहां से मालूम पड़ेगा? टैरिफ रेट से। ठीक है, तो टैरिफ में आपको देखना पड़ेगा कौन सा रेट उस पर एप्लीकेबल है। एक चीज और है, जीएसटी टैरिफ में जैसे लिखा है एजुकेशन या कोचिंग सर्विसेज प्राइवेट है तो 18% जीएसटी है, तो ये तो फिर भरना ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि भाई अभी फिलहाल इसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा रहे, तो नोटिफिकेशन टैरिफ को ओवरराइड करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअल में जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज सब्जेक्ट टू टैरिफ में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन में क्या आया। बट अभी हमारा गोल ये है, हम ये डिफाइन करने की ट्राई कर रहे हैं कि सप्लाई होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है। आप देख लो उसकी लैंग्वेज, सेक्शन 7 पे आ जाओ। स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन से जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे। थोड़ा क्विकली अपने सेक्शन 7 को कवर अप करने की ट्राई करते हैं। पेज 23 पे मिलेगा। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 सप्लाई को एक्सप्लेन नहीं किया। डेफिनेशन देने के अलग अलग तरीके होते हैं लॉज में। एक एक्सप्लेनेशन वाली डेफिनेशन होती है, एक इंक्लूजन वाली होती है। दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो सेक्शन 7 में इन्होंने बोला कि सप्लाई वर्ड में ये सारे टर्म्स कवर हो जाते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जो भी आप बोल लो। तो आपके पास जितने सिनोनिम्स है ना सेल वर्ड के या सप्लाई वर्ड, सारे ही कवर कर दिए। मतलब बच के दिखाओ। ऐसा एकदम फुल प्रूफ बनाया है ना जीएसटी लॉ, इससे बचने का आपको कोई स्कोप नहीं मिलेगा। लीगली तो नहीं मिलेगा। कितनी बार क्या है ना, लॉज में ड्राफ्टिंग में लैंग्वेज में लूपहोल्स होते हैं, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं कि जो लिखा है उसका मतलब तो यही है। सरकार ने बोला लिखेंगे ऐसे ना कि तुम कितना मतलब निकाल लो, बच नहीं पाओगे इससे। तो सारा पॉइंट पहले कवर कर दिए। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बार्टर एक्सचेंज वही है, एक के बदले दूसरा गुड्स एक्सचेंज कर लिया। लाइसेंसिंग, किसी को लाइसेंस पे आपने कोई परमिशन या परमिट प्रोवाइड की। रेंट पे कुछ प्रोवाइड किया, लीज पे प्रोवाइड किया। डिस्पोज करने का तो मतलब वही है ना, पोजीशन किसी और को दे दिया, बोले मैंने ऐसे ही दे दिए गुड्स, डिस्पोज कर दिया, कोई पैसा नहीं लिया, तो भी सप्लाई में कवर हो तो सकता है। अब जीएसटी लगाना ना लगाना हमारी इच्छा है, बट हम चाहें तो जीएसटी लगा सकते हैं, आप लीगली बच नहीं सकते। वैसा इसका अरेंजमेंट किया। आगे भी उस सेंटेंस में बोला है, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कंसिडरेशन और बिजनेस की बात की है, लेकिन उसके अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो कवर हो सकता है। सेक्शन 7 में ये चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी भी पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे डबल ए वाला जो पॉइंट है बाद में ऐड हुआ, और बोला इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैक डेट्स आया 21 में, 2021 में, पर बोला अप्लाई होगा 2017 से। ऐसा मानो जैसे 2017 में ही आ गया था। बोला ये क्या बात है, जब 21 में आया तो 17 से कैसे मान ले? बोले नहीं ऐसे ही है, मानना पड़ेगा। अब सरकार हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, मान लेंगे, लॉजिक हो ना हो लेकिन मान लेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब इस ट्रांजेक्शन में इन्होंने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, उसके मेंबर हो सकते हैं, क्लब की मेंबरशिप ले लिया आपने। अब क्लब अपने मेंबर्स को या एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहा है जिसपे कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। तो सपोज अवध में या राजंस में कोई क्लब में आपने कहीं पे मेंबरशिप ले ली, अब मेंबरशिप फीस भरी होगी वो अलग है, लेकिन सर्विसेज यूज करनी है वहाँ पे, तो उसका भी आपको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करना है, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। उसके ऊपर भी वो लोग जीएसटी ले सकते हैं। वैसा होता है ना, मेंबर्स के लिए सर्विसेज होती है, अवध के क्लब में चले गए, गेम जोन बना रखा है, तो उसमें आप बॉलिंग खेलने चाहिए। अब वहाँ पे बॉलिंग खेल रहे हो तो नॉर्मली बॉलिंग का रेट 400 रुपए, मेंबर के लिए 100 रुपीज। मेंबर ने ऑलरेडी इतने लाखों रुपए भर के मेंबरशिप ली है, तो उससे सेम प्राइस चार्ज नहीं करेंगे, बट मेंटेनेंस के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं। नाउ दिस इज अ सप्लाई, और 100 रुपए पे आपसे भी जीएसटी लिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं। तो ये सब पॉइंट्स आएंगे। तो डबल ए वाला पॉइंट अमेंडमेंट में ऐड हुआ और इसको अप्लाई किया रेट्रोस्पेक्टिवली। बी में देख लो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज आपने इंपोर्ट की। सर्विस इंपोर्ट में सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ सकती है। ये गुड्स इंपोर्ट करना तो टेंजिबल है, सर्विसेज में क्या इंपोर्ट करोगे? सॉफ्टवेयर सर्विस हो सकती है कि आपने किसी इंडिया के बाहर की किसी कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज अवेल की, तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा। इसमें आपने कंसिडरेशन पे किया, लेकिन ये सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए ली या पर्सनल यूज के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सप्लाई, दोनों चीजें मेंशन कर दी, वो क्लियर है। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज हैं जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। आपको शेड्यूल का कंसेप्ट मैंने कंपनी लॉ में बताया था कि शेड्यूल इज अ लिस्ट। जो चीज सेक्शन के बीच में एनलिस्ट कर करके नहीं लिख सकते, उसको अलग से क्लास में लिख देते हैं और उसको शेड्यूल नाम दे देते हैं। शेड्यूल 1 वही है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो शेड्यूल 1 में कवर हो रही है।
इसमें बोले कंसिडरेशन हो या ना हो, ये सप्लाई माना जाएगा, एकदम स्पेसिफिक बोल दिया। तो शेड्यूल 1 अपन पढ़ेंगे, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है, उसमें मैं आपसे पैसे चार्ज करूं या ना करूं, इसमें जीएसटी लगाया जा सकता है। मैं बार बार बोलता, जीएसटी लगाया जा सकता है, क्योंकि जीएसटी एक्चुअल में लगता है कि नहीं लगता है वो टैरिफ से मालूम पड़ता है, इसलिए अपने डायरेक्टली वैसे नहीं बोलते। दूसरा, क्लॉज नंबर डी जो था ना, उसको उन्होंने कट कर दिया, उसके बदले लेके आए सबसेक्शन 1A। अब बहुत माइनर डिफरेंस था, एज ए स्टूडेंट अपने लेवल पे शायद अपने को रिलेट भी नहीं होता कि इतना डेप्थ में है, बट प्रैक्टिस में तो वो चीजें मैटर करती है। तो ड्राफ्टिंग एरर को ठीक किया। क्लॉज डी में ऐसा लिखा था कि इट इज अबाउट शेड्यूल 2। पुराना पॉइंट भी समझ ही लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। शेड्यूल 2 की बात की, इन्होंने ऐसा बोला एक्चुअली में शेड्यूल 2 जो है ना, उसमें उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन लिस्ट किए हुए हैं, वो लिस्ट है शेड्यूल 2 में, और कुछ में एक लिस्ट है। उसमें उन्होंने बताया कि आपको ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस, बाइफर्केशन है जो भी ट्रांजेक्शन वहां लिस्टेड है। तो क्लॉज डी में ऐसा लिखा था कि शेड्यूल 2 में जो भी ट्रांजेक्शन मेंशन्ड है, या तो वो गुड्स है या वो सर्विस है। बट एक्चुअली बात ऐसी है नहीं। शेड्यूल 2 में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं जो सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात हुई है। तो डी क्लॉज में ना इस चीज को रेफर करना भूल गए थे। तो डी क्लॉज में ऐसा लिख दिया था कि शेड्यूल 2 में जो कुछ भी लिखा है, वो या तो गुड्स है या सर्विसेज, तीसरा कुछ नहीं। बट रियल बात ऐसी नहीं है। शेड्यूल 2 में देखो तो कुछ एक्टिविटीज के बारे में मेंशन किया है कि भाई ये सप्लाई में कवर नहीं होती है, बाकी कुछ गुड्स हो सकते हैं, बाकी कुछ सर्विसेज हो सकती है। तो इस चीज का रेफरेंस देना भूल गए थे। अब इन्होंने क्या किया, क्लॉज डी को अमेंड करने के बदले उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बदले लेके आ गए नया सबसेक्शन। पहले एक क्लॉज था 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अब इसको हटा के लेके आ गए 1A। अब 1A में ऐसा बोल दिया कि शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज सप्लाई में कवर होती हैं, वो एक्टिविटीज या तो गुड्स या सर्विसेज है। तो इसका मतलब क्लियर कर दिया कि ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज है वहां पे। तो शेड्यूल 2 की जो भी एक्टिविटीज सप्लाई में कवर होती है, तो एक सब हेडिंग आ गई यहाँ पे, क्योंकि जो चीज सप्लाई में कवर होती है वो या तो गुड्स है या सर्विस, ठीक है, लेकिन जो नहीं होती वो इसके बाहर है। तो इसका रेफरेंस यहाँ देना भूल गए थे, बहुत माइनर सा पॉइंट था, और यहाँ पे दे दिया। आप दोनों पढ़ोगे तो आपको शायद ध्यान भी नहीं जाएगा कि अच्छा इतनी बात हो भी गई, इसमें पता भी नहीं चलेगा। वो डी क्लॉज मैंने लिखा हुआ है, देखो ये अब कैंसिल हो गया तो काम का नहीं है, लेकिन कंपेरिजन के लिए रखा है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। ठीक है, अब 1A पढ़ो। वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई in accordance with provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of service। दोनों चीजों को 2 बार पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा ध्यान जाएगा कि अच्छा इतनी गहरी बात बोलती इतने से पॉइंट में, पहले ध्यान ही नहीं जाता है। देखो दोनों पॉइंट्स को पढ़ लो, थोड़ा इंटरप्रिटेशन के लिए पढ़ लो, बाकी एग्जाम के लिए इतना कोई बहुत टेक्निकल चीज आपके लेवल पे नहीं है।
बोलो, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का सबसेक्शन 2 देख लो। इसमें नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, तो ये बोलता है भाई मैं तो सबसेक्शन 1 की बात सुनता नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ईगो दिखा दिया इसने अपना, तो भाई सबसेक्शन 1 अगर कुछ अलग बोलेगा तो उसकी बात सुनना मत, मेरी बात सुनना। इसने पहले ही क्लियर बोल दिया, ओवरराइड कर रहा है। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और सच एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी as may be notified shall be treated neither as supply of goods nor supply of services। तो जो शेड्यूल 3 है ना अपना, देखो शेड्यूल 1 में हमने बात की थी, तो उसमें हमने देखा ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी वो सप्लाई है। शेड्यूल 2 में हमने देखा कि जो ट्रांजेक्शन सप्लाई में आते हैं वो या तो गुड्स या सर्विस या फिर अदरवाइज है, तो बात है। शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन आते हैं ना, बोला कि वो सप्लाई है ही नहीं। तो शेड्यूल 3 इज अ लिस्ट विच इज नॉट अ सप्लाई। तो उसमें आपको जितने भी ट्रांजेक्शन दिखेंगे उनमें जीएसटी नहीं आ सकता, क्योंकि वो सप्लाई की जो डेफिनेशन है सेक्शन 7 में उससे बाहर। ये क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट भी बोला है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर ये लोग पब्लिक सर्विस में या पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे कुछ सप्लाईज करते हैं तो उनको सप्लाई की कैटेगरी से बाहर रखा जा सकता है। ये अपने लिए अच्छा है। मतलब एसएमसी अगर आपको कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आ रही? तो एसएमसी में सपोज कोई वैक्सीन लगवाने चले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वो वैक्सीन 100 रुपए की है, अब उस पर लग जाएगा जीएसटी। बट क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी है और वो पब्लिक को सर्विस दे रही है, उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई से बाहर रखा, तो उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं देना है, तो अच्छी बात। तो सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 7 का, उसमें 2 पॉइंट्स इन्होंने बोले जो सप्लाई में नहीं आते, एक शेड्यूल 3 और एक गवर्नमेंट वाली सप्लाई। ये दो चीजें सिंपल। इसमें एक नोटिफिकेशन आया, ये इसी का एग्जांपल हो गया जो अपन ने देखा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि दिस इज नॉट सप्लाई। अब इसमें ट्रांजेक्शन है क्या? ये नोटिफिकेशन नंबर 25 है 2019 का। इसमें बोला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो वापस अल्कोहलिक लिकर की बात हो रही है। ये इनके फेवरेट प्रोडक्ट्स है, घूम फिर के ना कहीं आते ही रहेंगे। जो इतना कमा के दे रहा है उसकी बात तो करनी पड़ेगी। तो अल्कोहलिक लिकर जो है ना, ये लाइसेंस बिजनेस है। अपने यहाँ गुजरात में अगेन ये पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं, लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, गोवा चले जाओ, तो कोई भी स्टेट में आप कभी ट्रैवल करो तो आपने लिकर शॉप या वाइन शॉप देखी होगी। ठीक है, अब पहले तो अपने गुजरात वालों को वाइन शॉप रोड पे देख के ऐसा अजीब सा लगता है, बोले अरे तो खुलेआम बेच रहे हैं। अरे यार जहाँ लीगल है वहां तो बेचेंगे ना, वैसा है। अब वहां जाके कोई बॉटल खरीद रहा है ना, अपने को तो ऐसे डर लगता है जैसे पुलिस पकड़ लेगी, आदत वैसी है। लेकिन वहां तो लेके जा सकते हो ना। अब अपने स्टेट में तो दिखती नहीं है, अब कोई लेके घूम रहा है तो उसको डर लगेगा पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। बाकी स्टेट में जहाँ लीगल है वहां तो बंदा खरीद के उसको थैली में लेके घूम रहा है नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह, तो उसको डर नहीं है। अब ये जो वाइन शॉप वाला बिजनेस है, आपको क्या लगता है रिसेशन से इसका क्या लेना देना? कुछ नहीं। जब कोविड खत्म हुआ था ना, फर्स्ट वेव, तो सबसे पहले दुकान जो है ना वो वाइन शॉप ही ओपन हुई। बैंगलोर में एक लीकर शॉप ओपन की थी। आप देख लेना न्यूज पे, अभी यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। हाँ, और जो इतने महीने के बेचारे प्यासे घूम रहे थे जैसे स्टॉक खत्म हो गया था, जैसे ही शॉप खुली, सबसे पहले लीकर शॉप खुली। किराने की दुकान तो चलो ठीक है, वो तो बेसिक एसेंशियल में है, ये भी एसेंशियल में काउंट होता है। सच में ये न्यूज पे आ रहा था, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, लोग लाइन में खड़े हैं कि यार अपना नंबर कब आएगा, टोकन वोकन दे रखे थे, इतना इतना चल रहा था। तो रेवेन्यू वहां से इतना जनरेट हो रहा है। अब ये जो लीकर शॉप है, अब अपना दिमाग चल रहा है बिजनेस वाला। ठीक है, अपने सोचे यार ये तो मस्त कमाई है, इसमें तो रिसेशन नहीं आता। कोविड में भी लोग लाइन लगा रहे हैं, सोचो मतलब 100 साल में कुछ भी हो जाए ये दुकान तो बंद नहीं होने वाली। अब सबको ये दुकान खोलनी है, पैसे कमाने के लिए अपने दिमाग लगाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्ट भी वैसी कैटेगरी में है, दिस इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड लाइसेंसेस इशू करती है, और जो शॉप को लाइसेंस मिलता है वही ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सिंपल सी चीज है। अब जब आप ये लाइसेंस के लिए बिड करते हो, उसमें बिडिंग होती है, आपको बोली लगानी पड़ती है। एक बहुत खतरनाक केस हुआ था, यूपी या बिहार का कहीं का था, शायद यूपी का था। तो है ना, वहां पे दो फैमिलीज थी, एक लाइसेंस बिक रहा था ऐसा, और गवर्नमेंट ऑप्शन कर रही थी। और दो फैमिलीज थी, मतलब दो भाई थे, तो घर की फैमिली हो गई दोनों, और उन वो लोग बिड कर रहे थे। अब उसमें ना बिडिंग जो है ना वो दोनों की वाइफ कर रही थी, देवरानी जेठानी। अब सोचो ये रिश्ता कैसा है, आपको पता है, ये कंपटीशन वाला रिश्ता है। ठीक है, एक ने आईफोन 14 लिया, मैं 15 खरीदूंगी। एक ने 2,000 का बैग लिया, मैं 4,000 का खरीदूंगी। वो घर में चलता रहता है, तो आपको रिलेशन पता है। देवरानी और जेठानी आमने सामने बिल्डिंग में बैठ गए। अब वो ईगो पे आ गई कि लाइसेंस तो मुझे मिलना चाहिए। ऑक्शन शुरू हुआ। छोटी सी दुकान थी, नॉर्मल सी एकदम, ऐसा दुकान देखो तो लगे यार इसके लिए इतना पैसा, लेकिन लिकर लाइसेंस मिल रहा था तो वहां पे वाइन शॉप ओपन कर सकते हो। बिल्डिंग शुरू हुई, सोचो कहाँ तक गई होगी।
करोड़ में चली गई बिडिंग, लैख से शुरू हुई लाइसेंस के लिए, 750 करोड़ तक की बिडिंग हुई है। दोनों रुके ही नहीं, जैसे एक बिड करे दूसरा उससे ऊपर, फिर वापस पहली वाली उससे ऊपर, तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है। अब सोचो दोनों के हस्बैंड्स की क्या हालत हो रही होगी जो पीछे बैठे होंगे। वो पीछे बोले बोले रुक जा, बस बस, अरे तुम हटो यार, मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे चल रहा है। मतलब तू क्या बात कर रही है, पहले वो देख कितने करोड़ की बात कर रही है। इतना तो है भी नहीं और इतना तो कमा भी नहीं पाएंगे जितनी बोली लगा दी। वो बोली लगाते लगाते जो दोनों में फाइट हुआ है, 725 करोड़, 750 करोड़, वहां जाके वो बोली रुकी है। 750 करोड़ की बोली लगा दी है शॉप के लाइसेंस के चक्कर में। बोला ये तो 7 जन्म में रिकवर नहीं होगा, लोग घर जा जाके पिलाएंगे तो भी रिकवर नहीं होगा। इतनी तो कब दिखेगी। ठीक है, ऐसी बीट हो गई और ये नेशनल न्यूज बन गई कि देखो ये क्या हो रहा है। मतलब घर का झगड़ा वहां निकाल दिया और सरकार की तो चांदी है, लाओ 700 करोड़, हमारा तो क्या जा रहा है। बट उसमें फिर क्या होता है ना, आप जब बिड करते हो तो आपको ना 15 डेज में पेमेंट करना होता है। ऐसा सरकार पागल थोड़ी 750 करोड़ बोल के चले गए, पैसे कब दोगे। तो जो भी आपका बिडिंग अमाउंट फाइनल होता है 15 डेज में आपको सबमिट कराना होता है, या उसका कुछ पोर्शन सबमिट कराना होता है। वो तो होना ही नहीं था, इतने तो पैसे थे भी नहीं ना, ये तो ईगो में चल दिए। तो 750 करोड़ की बोली लगा दी, उसके बाद 15 दिन में पैसे दिए नहीं, तो उल्टा जो डिपॉजिट दिया था ना बिडिंग में, वो डिपॉजिट भी फोरफिट हो गया। रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, आप उनका टाइम वेस्ट करोगे, ऐसे बिडिंग किया फिर पैसे नहीं दिए, तो जो आपको पहले अर्नेस्ट मनी या डिपॉजिट मनी देना होता है वो उनका फोरफिट हो गया। फिर वापस से बिडिंग विडिंग की होगी और जेन्युइन यूजर को लाइसेंस मिला होगा। बट ऐसे भी मैटर होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में लीकर लाइसेंस की बात हो रही है कि लीकर लाइसेंस की जो फीस पे करते हो ना, ये 750 करोड़, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो लीकर वाला प्रोडक्ट तो छोड़ो, लीकर के साथ का लाइसेंस है उसमें भी जीएसटी माफ है। तो प्राइवेट कोचिंग पे है देखो, लाइसेंस तो प्राइवेट पर्सन को मिल रहा है ना, आप लाइसेंस खरीद रहे हो तो अलग है ना, वो गवर्नमेंट का भी खाता अलग हो गया ना। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस की फीस दे रही है। अब उस पर जीएसटी आता तो जीएसटी डिपार्टमेंट को पैसे जाते, फिर वो जीएसटी में सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, वो भी तो होता है। तो वो तो अकाउंटिंग तो डिफरेंट हो जाता है ना वैसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट। इसके बाद आया लास्ट सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 का। इसमें इन्होंने क्या बोला, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। अब ये सबसेक्शन 3 ना बहुत ऐसे पोलाइट और हम्बल है, इसको ऐसे ईगो नहीं, नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग, बोले ऐसा नहीं होता है, बाकी लोगों की बात भी सुननी चाहिए ना। तो इसने पहले ही बोल दिया सब्जेक्ट टू। भाई सबसेक्शन 1 1 ए सबसेक्शन 2 जो बोलता है उस सबको आप ध्यान में रखना, उसके बाद मेरी बात सुन लेना। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इन शॉर्ट सिंपल बोल दिया कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ये डिसाइड करने का कि ये सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है। काउंसिल डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो सेक्शन 7 के जो प्रोविजंस थे वो आपके इसके साथ हो गए कंप्लीट। बोलो कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बताओ। ये जो सर्क्यूलर्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, सर्क्यूलर्स जो है वो एडिशनल क्लैरिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिक मैटर्स को यहाँ पे डील किया जाता है वैसा है। जैसे एक मैटर यहाँ दे रखा है, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर्स। तो देखें इसमें जीएसटी लग रहा है क्या? ठीक है, अब ये मैटर क्या है वो समझ आ रहा है आपको? कोई आपके समाज का जैसे कोई ट्रस्ट होगा, कोई मंदिर होगा ऐसा कुछ, तो वहाँ पे डोनेशन चलते हैं। कोई समाज का वो कुछ बनाया है, प्रीमाइसेस बनाई है, तो वहाँ पे डोनेशन हो जाए, धर्मशाला बना दी या फिर कोई हॉस्टल बना दिया या कोई स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी बना दी, तो वो डोनेशन से बनी होती है क्योंकि समाज के लोगों ने पैसा डोनेट किया होता है और उसके बेसिस पे वो एंटिटी बनी है। मंदिरों में भी यही होता है। अब वहाँ पे ना जिन्होंने डोनेट किया होता है उनके ऑनर में ना उनकी एक नेम प्लेट लगती है कि भाई ये पर्सन ने या इस फैमिली ने इतने पैसे डोनेट किए। अब बस ये नेम प्लेट का ही सारा चक्कर है, कंपटीशन शुरू हो जाता है कि सबसे बड़ा डोनेशन मैं दूंगा ताकि मेरा नाम सबसे ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, वैसा है, तो वो डोनेशन होता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो नेम प्लेट लगाई गई अगेंस्ट दैट डोनेशन, तो क्या ये कोई सप्लाई और सर्विस है मार्केटिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, और क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? क्योंकि बिजनेस में अगर आप स्पॉन्सरशिप करते हो तो दैट इज टैक्सेबल। या टीवी शोज में आप देखते हो स्पॉन्सर्ड बाई, ठीक है, तो केबीसी स्पॉन्सर्ड बाई सो एंड सो कंपनी, तो वो कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है वो अपनी मार्केटिंग के लिए दे रही है, तो वो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी आता है। लेकिन ये जो डोनेशन है, डोनेशन में अगर डोनर का नाम डिस्प्ले किया जा रहा है तो वो एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ थैंक यू किया जा रहा है। उसने नहीं बोला मेरा नाम लगाओ वहां पे। ट्रस्ट वाले अपने आप डिसीजन लेते हैं कि चलो भाई इतना किसी ने डोनेट किया है तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं, उसके ऑनर में उसका नेम प्लेट लगा दी, तो उसके बदले कोई कंसिडरेशन या कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं होती।
तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये क्लैरिफिकेशन है बिकॉज ये मैटर कहीं ना कहीं जीएसटी में आया होगा, तो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू कर दिया, बोले एक बार लिख के दे दिया तो बार बार ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर आते रहते हैं। नीचे भी जो दिया है नेक्स्ट सर्कुलर वो भी वैसे ही है। ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई बाय एन आर्टिस्ट इन वेरियस स्टेट्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय आर्टिस्ट फ्रॉम गैलरीज। ये अपना आर्ट गैलरीज होती है, पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है, ठीक है। अपने को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ना। कभी चले भी जाओ उनका आर्ट ही समझ में नहीं आता, बोला क्या बना रखा है, कुछ भी चल रहा है। तो कुछ भी बनाया होता है और वो आर्ट, जिनके पास पैसे हैं वो ऐसे देख रहे होते हो, अरे वाह, बोला क्या समझ में भी कुछ आया कि बस खाली ऐसे ब्रांडिंग के लिए खरीद रहे हो। तो जितना महंगा पेंटर होता है ना, उसकी पेंटिंग की तारीफ भी उतनी कर रहे हैं, समझ में अपने को भी कुछ नहीं आ रहा। वैसा है। तो अपने बजट की जो चीज है नहीं, अपने को मालूम है इसके इतने कौन पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक एक पेंटिंग लोग ऐसे लाखों करोड़ों रुपए में खरीद रहे होते हैं और उसको अपने ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं। वैसा होता है। तो ये भी एक आर्ट गैलरी में ये चीजें खरीदने वाला शौक है। अब इसको सप्लाई मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, वो क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया है, तो देख लो। इन केस ऑफ सप्लाई बाय आर्टिस्ट थ्रू गैलरीज, there is no consideration flowing from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. एक्चुअली एग्जीबिशंस में क्या होता है ना, वो आर्टिस्ट सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है अपने आर्ट का, एक्चुअली तो वो सेल वाला पर्पस होता ही नहीं है। कितने एग्जीबिशन में तो कोई सेल होती ही नहीं है, और इसे एग्जीबिशन है, आप आओ, पेंटिंग्स को देखो, आर्ट को जो है समझो, और फिर आप जाओ। इसमें आपको ना कुछ वहां गैलरी में पे करना या से खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है। गैलरी इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू द आर्टिस्ट। ये होता है भाई, उसकी आर्ट का डिस्प्ले हो रहा है ना, उसकी मार्केटिंग हो रही है ना, बस बहुत है। गैलरी उसको कुछ पे नहीं करती, वैसा बोला होगा। तो वो ट्रांजेक्शन में जीएसटी वाला कोई पॉइंट नहीं है। इट इज ओनली व्हेन द बायर सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी दैट एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस एंड एप्लीकेबल जीएसटी वुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई। वो अलग बात हो गई। अब एग्जीबिशन में बोला है कि भाई जो गेस्ट आएंगे एग्जीबिशन देखने, अगर किसी को कोई पेंटिंग पसंद आए तो क्या वो सेल के लिए अवेलेबल है? आर्टिस्ट ने बोला हाँ अवेलेबल है, तो मैं जो भी एग्जिबिट कर रहा हूँ, किसी को पसंद आए तो लेके जा सकता है, प्राइस टैग लगा देंगे या वो पूछ सकता है। अब अगर उस गैलरी से कुछ बिका तो जो कस्टमर पे कर रहा है वो तो जीएसटी भरेगा, लेकिन गैलरी और आर्टिस्ट के बीच में कोई जीएसटी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। तो वो सप्लाई से बाहर है, तो क्लैरिफाई कर दिया। वैसे इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन पे ना इतना क्लैरिफिकेशन आता है, बिकॉज फिर टैक्स लेना है नहीं लेना है बड़ी बात होती है। और ये गैलरीज में जो पेंटिंग्स का डिस्प्ले होता है उनकी वैल्यू बहुत होती है, वैसा होता है। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वो आर्ट जो समझ में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये जो समझ ही नहीं आता, जो है ही नहीं, ठीक है, तो नाम भी वैसा रखा है। तो खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, आपको जितने पैसे देने हैं इसके देके जाओ। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे शेड्यूल्स 1, 2 और 3। सबसे पहला शेड्यूल 1, जो मैंने आपको बोला, एक्टिविटीज जो कंसिडरेशन के बिना भी की जाए तो भी सप्लाई है, तो उस पर जीएसटी आ सकता है। अब बोले सर कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी लगाएंगे किस पे? बोला कोई बात नहीं ना, कुछ मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कुछ तो निकाल लेंगे, जिससे पता चले कि हाँ भाई इसके ऊपर इतना जीएसटी लग सकता है। तो वैल्यूएशन तो निकाली जा सकती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रांजेक्शन कौन से है वो समझ लो। पहला बोला है कि आपने अपने बिजनेस के कुछ गुड्स, कुछ असेट्स किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए और उसका कुछ पैसा चार्ज नहीं किया। मैंने एग्जांपल आपको लैपटॉप कंप्यूटर वाला दिया कि भाई आपकी ऑफिस है, बिजनेस है, बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर लगे हुए हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं, पुराने हो गए, अब बेचने पे कुछ वैल्यू आ नहीं रही खास। आपने सोचा ऑफिस के स्टाफ को दे देते हैं, भाई क्लेरिकल स्टाफ है, प्यून स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, जिसको चाहिए वो डेस्कटॉप पीसी घर ले जाओ, कोई पैसे नहीं देने। भाई घर पे बच्चे होंगे, स्कूल का कुछ कंप्यूटर वर्क होगा, वो सब हो सकता है। ऑफिस के लिए अभी ये रेलेवेंट नहीं है, हम लैपटॉप पे स्विच कर रहे हैं, आप ले जाओ। अब ये है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन विच इज कवर्ड हियर। इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, ये सप्लाई माना जाता है, भले इसमें कंसिडरेशन आपने नहीं दिया, वैसे बोला है। और इसमें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात भी की है, वो पॉइंट पे अपने आगे जाएंगे तो बताऊंगा कि आपने आईटीसी लिया हुआ है इन अ वे कि भाई ये कंप्यूटर जो आपने ऑफिस के लिए खरीदे थे, इस पे जीएसटी भरा था और उसका आपने क्रेडिट तब लिया था, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, वैसे बोला। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। कुछ नए नए वर्ड्स हैं इसमें। एक तो बोला है रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस, और रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 25 का। तो मैं ये पॉइंट एक बार आपको बता देता हूँ इसमें है कि रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड टॉपिक है, आगे आने ही वाला है। अब सपोज ऐसा है कि आपने ना सूरत में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, एक बिजनेस शुरू किया और कंपनी रजिस्टर करवा ली, जीएसटी में कवर हो रही थी तो जीएसटी नंबर भी ले लिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो और बिजनेस अहमदाबाद में भी शुरू कर दिया, एक ब्रांच स्टार्ट कर दी। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, उसमें आपके पास चॉइस है। सूरत वाली जो कंपनी है, आपकी जो ब्रांच है, उसका एक जीएसटी नंबर तो आपने लिया ही है। अब अहमदाबाद वाली जो ब्रांच है, क्या इसका अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। अगर विद इन द सेम स्टेट आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो जितनी भी ब्रांचेस है आप सिंगल जीएसटी नंबर पे चला सकते हो।
लेकिन अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग डिफरेंट रखने के लिए मुझे इसका अलग से जीएसटी नंबर लेना है, तो वो भी आपके पास चॉइस है। फिर आपने तीसरी ब्रांच स्टार्ट की, वो आपने दिल्ली में स्टार्ट की। अब ये हो गया इंटरस्टेट। तो इसमें तो कंपलसरी आपको जीएसटी नंबर अलग से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर में स्टेट कोड आता है। अपने यहाँ गुजरात का 24 है, आपको देखना हर जीएसटी नंबर पर 24 लिखा हुआ दिखेगा स्टार्टिंग में। तो स्टेट वाइज डिफर करता है। अब एक, दो, तीन, ये जो तीन जीएसटी नंबर है, कंपनी एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांचेस है। बट ऑन पेपर दीज आर थ्री डिफरेंट एंटिटीज, बिकॉज तीनों के अलग अलग तीन जीएसटी नंबर है। तो इनको हम आपस में बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। जो वर्ड यूज हो रहा है वहां पे, डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड तो है ही आपस में, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। और ये बात सेक्शन 25 में इन्होंने क्लैरिफाई की। अब यही सूरत और अहमदाबाद वाली ब्रांच आप एक ही जीएसटी नंबर पे चला रहे होते, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होते, क्योंकि जीएसटी रिकॉर्ड्स में तो एक ही नंबर है, तो डिस्टिंक्ट कैसे हुए? लेकिन दो अलग अलग नंबर ले लिए तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि इन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको भी सप्लाई मानेंगे, भले कंसिडरेशन एक्सचेंज होता हो या नहीं होता। अब मेरी सूरत वाली ब्रांच पे गुड्स खत्म हो गए, अहमदाबाद में पड़े हुए हैं, मैंने बोला अहमदाबाद वाले को भी सप्लाई कर दे, इधर भेज दे। अब मेरी कंपनी खुद से थोड़ी पैसे चार्ज करूंगा, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जीरो, लेकिन गुड सप्लाई हुए, तो दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर सप्लाई। हो सकता है इस पे जीएसटी देना पड़े। अब लगता है कि नहीं लगता है, तो टैरिफ से ही पता चलेगा, बट जीएसटी आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी। फिर इसमें प्रोविजो आया। प्रोविजो वाला जो पॉइंट है, ठीक है, उसमें ये बोला हुआ है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दे रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, और उस गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो सप्लाई से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो ऊपर अपन ने पहले पॉइंट में देखा ना, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर एम्प्लॉय को दे दिया, वो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। तो होता है ना, कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज को पूरे साल में कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। भाई नया साल शुरू होता है तब देते हैं, दिवाली के ऊपर या ऐसा कुछ है, तो गिफ्ट मिलता है। कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट आर्टिकल या गिफ्ट सेट हो सकता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का हो सकता है। तो बोला पर एम्प्लॉय 50,000 रुपीज तक का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर गया तो फिर टैक्सेबल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, थर्ड वाला। थर्ड वाले में ना प्रिंसिपल एजेंट की बात हो रही है। अब बिजनेस में प्रिंसिपल एजेंट के ट्रांजेक्शन बड़े कॉमन है। प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट आगे उसको बेचता होगा और कमीशन लेता होगा, तो ये हो गया सेलिंग एजेंट। रिवर्स भी होता है, हम एजेंट के थ्रू रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, तो वो हो गया हमारा बाइंग एजेंट। तो इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस गुड्स का एक्सचेंज तो होता ही है ना, या तो प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। इस ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं होता है। मैंने आपको गुड्स दिए, मतलब कस्टमर को आगे बेच देना, पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना। तो आप तो मुझसे गुड्स लेके गए, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बिकेंगे, आगे से पेमेंट आएगा, आप मुझे पास ऑन करोगे, अपना कमीशन काट लो, वैसा होगा। बट हमारे बीच में जो गुड्स एक्सचेंज हुआ है ना, प्रिंसिपल टू एजेंट, ये भी सप्लाई है। और एजेंट टू प्रिंसिपल हो तो भी सप्लाई है। तो एक बार के लिए सप्लाई में तो इसको कवर कर ही लिया, फिर इसके ऊपर जीएसटी लगाना है नहीं लगाना है वो टैरिफ में देख लेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब ट्रांजेक्शन है, सिंपल लिस्ट चल रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। डायरेक्ट ही पता चल रहा है, रिलेटेड पार्टीज। एक ब्रांच मेरी यूएस में है, एक इंडिया में है। यूएस वाली ब्रांच से मैं कुछ सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ, चाहे वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, लॉजिस्टिक्स है, एनीथिंग, मार्केटिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने उनको कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरी कंपनी है, लेकिन स्टिल वो ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होता है, इंपोर्ट माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी आ सकती है। वैसे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स है, वो आपको वैसे ध्यान रखने पड़ेंगे। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक पता चल रहा है? मैं शेड्यूल 3 तक कंप्लीट करूंगा, फिर अपने ब्रेक लेंगे, तो एक टॉपिक आपका खत्म हो जाए, फिर भले आप थोड़ा ब्रेक ले लेना, फिर आगे देखेंगे। वैसे शेड्यूल 2 पे चलते हैं। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल लिस्ट, खाली येस और नो, गुड्स या सर्विस, बस वैसे क्लासिफाई करते जाना है, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं टॉपिक में। पहला बोला ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है? गुड्स, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन मैंने आपको गुड्स यूज करने को दे दिए रेंट पे, किराए पे, लीज पे, तो सर्विस, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप मेरी है, आपको सिर्फ यूज करने का टेम्पररी राइट मिला है, ठीक है, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। यही पॉइंट है इसमें ट्रांसफर वाले केस में। एक कंडीशन ये भी बोली है कि आपके और मेरे बीच में ना गुड्स का अग्रीमेंट हो गया, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने बोला मैं गुड्स सप्लाई करूंगा, कुछ टोकन मनी दे दो एडवांस, और बाकी का पैसा डिलीवरी पे दे देना। अब गुड्स अभी ट्रांसफर हुए नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा और आपसे पैसा भी चार्ज करूंगा, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप तो पास ऑन हो ही रही है ना, तो वो जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है।
लैंड एंड बिल्डिंग वाला केस है, तो किसी को प्रॉपर्टी बेचना जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आता है और सर्विस में भी नहीं आता है। रीजन बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप डेफिनेशन पढ़ते हो वही डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो प्रीमाइसिस जो है इट इज नॉट गुड्स, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, तो टेक्निकली उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन गवर्नमेंट है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन छोड़ नहीं देगी कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और आपसे जीएसटी ना ले, तो कुछ घुमा फिरा के लगा तो लेते हैं, लेकिन वो कैसे होगा वो अपने समझेंगे। हाँ, अगर प्रॉपर्टी किसी को लीज पे या रेंट पे प्रोवाइड की हो तो फुल सर्विस है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसमें भी कमर्शियल पे आता है, रेसिडेंशियल पे नहीं आता। ठीक है, घर रेंट पे रह रहे उस पर जीएसटी नहीं आता है, लेकिन सर्विस वाले पोर्शन पे आता है, वैसा होता है। ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। बहुत सिंपल हो गया, इसको जॉब वर्क बोलेंगे अपन शॉर्ट में। आप गुड्स लेके आए, आपने बोला सर इसके ऊपर ये प्रोसेस करके दे दो, फिर कपड़ा लेके आ गए बोले प्रिंटिंग करके दे दो, बोला ठीक है मैं प्रिंट करके दे दूंगा, प्रिंटिंग चार्ज लगेगा। तो मैंने इसमें आपको कोई गुड्स तो बेचे ही नहीं ना, गुड्स तो आप ही लेके आए थे, मैं तो सिर्फ उसको प्रोसेस करके दिया। तो दैट प्रोसेस इज अ सर्विस, जॉब वर्क। अपने यहाँ टेक्सटाइल में काफी कॉमन है वैसा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स किसी को ट्रांसफर कर देना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही हो गया ना, बेचे ही है ना गुड्स, देखा जाए तो उसमें तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स कवर होंगे, वो बता देता हूँ, जिसमें सर्विस एलिमेंट भी आएगा। ठीक है, सर्विस एलिमेंट वाला एग्जांपल ही डायरेक्टली दे देता हूँ। एक पॉइंट इसमें आता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, पर वो नेक्स्ट एंट्री में, रुको, इसमें दूसरा एग्जांपल गोइंग कंसर्न वाला अगले पॉइंट में है, इसमें दूसरा एग्जांपल था। इसमें ऐसा बोला है जो बिजनेस के आपके यूज में आने वाले गुड्स है ना, वो अपने प्राइवेट यूज में यूटिलाइज कर ली। एग्जांपल दे रखा है, जैसे कंपनी है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर को कार दे दी एज अ परक्यूजिट। तो आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो आपको कार अलॉट की जा रही है, बेच नहीं रहे, यूज करने को दी। जब तक कंपनी में एमडी हो तब तक ये गाड़ी आपकी। समझ आ रहा है? अब ये बिजनेस का जो गुड्स है वो प्राइवेट यूज के लिए दिया, दिस इज अ सर्विस। अब इस पे जीएसटी लगाना नहीं लगाना अलग बात है, लेकिन सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट जो है उसमें गोइंग कंसर्न वाली बात है। बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न एंटिटी पास ऑन कर देना इज अ सर्विस। बोले सर ये तो बिजनेस पास ऑन कर दिया तो असेट दी होगी ना, तो ओनरशिप दे दी तो सर्विस कैसे हुआ? भाई बिजनेस रेडी करके दिया ना, उसमें बहुत फर्क है। कोई भी एग्जांपल अपन फ्रेम कर सकते हैं जहाँ पे रेडीमेड बिजनेस पास ऑन किया। अभी ऐसा कुछ है कि भाई मेरा एक कैफे चल रहा है, अब कैफे मैं पिछले 3-4 साल से 5 साल से चला रहा हूँ, एक प्रीमाइसिस सेटअप है, एक ब्रांड नेम हो चुका है और रेगुलर लोग वहां पे आते हैं, फुटफॉल है, लोगों को ब्रांड नेम पता है। अब पॉइंट ये है कि मैं वो कैफे का बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। बंद करने का मतलब ये है कि दुकान बंद कर दो, सारा जो फर्नीचर वर्नीचर है बेच दो और उसको एनकैश कर लो, बट वो फिर है ना वो रद्दी के भाव में जाएगा सब, उसका कोई पूरा अच्छा पैसा मिलेगा नहीं। बट मैं सोचा है मैं ऐसे क्यों करूँ, पब्लिक तो आती है, फुटफॉल तो है, प्रॉफिटेबल है, मुझे नहीं करना है। मैं कोई बायर ढूंढ रहा हूँ जो रेडीमेड ये बिजनेस अक्वायर कर ले। अच्छा, आप सोच ही रहे थे कुछ कैफे शुरू करने का, बट देखो जीरो से कैफे शुरू करना तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसका नेम डेवलप करना, लोगों तक पहुंचना बहुत मेहनत का काम है, पैसा लगेगा इसमें, अच्छा खासा टाइम लगेगा। आपने सोचा कोई रेडी कैफे मिल जाए, किसी को बेचना हो तो हम टेक ओवर कर लेते हैं। तो अपनी बात हुई, मैंने बोला देखो मेरा कैफे चल ही रहा है, इतना रेवेन्यू है, इतना कस्टमर फुटफॉल है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे एक अमाउंट दे दो और ये कैफे की सारी ओनरशिप, ब्रांड नेम सब ले लो। आपको रेडीमेड सेटअप मिल जाएगा, ना फर्नीचर बनवाने का खर्चा, ना ब्रांडिंग पे मार्केटिंग पे मेहनत, और सीधा सीधा कस्टमर तो आ ही रहे, तो मेरा डे वन से आपकी कमाई तो शुरू हो ही जाएगी और मुझे इसके पैसे दे दो। अब देखो मैं इसमें सिर्फ फर्नीचर का पैसा थोड़ी लूंगा आपसे, गुडविल का भी तो कुछ चार्ज करूंगा। तो ये जो आपको बिजनेस रेडी करके दिया ना मैंने, वो एक सर्विस है, नहीं तो यही काम आपको खुद करना पड़ता, मेहनत हो जाती। तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो गोइंग कंसर्न के नाम पे मैंने बिजनेस बेचा, अब इसमें ट्रांजेक्शन डिवाइड होगा। असेट्स के बदले, फर्नीचर के बदले मैं आपसे जितना चार्ज कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन गुडविल जो चार्ज कर रहा हूँ दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आए? कंसिडरेशन तो चार्ज करूंगा, वैसी बात है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, जो लिस्ट का टाइटल ही सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें पहला बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें सर्विस पोर्शन क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर्विस पोर्शन का मतलब है कि आप है ना एज अ रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। पिछले पॉइंट में था कि आप अपने प्रेमाइसिस किसी को किराए पे दे रहे हो, और यहाँ पे ऐसा है कि आप इंटरमीडिएरी को, टेनेंट और ओनर को मिलवा रहे हो और ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो। तो ये भी तो सर्विस हुई ना, टेनेंट और ओनर को मिलवाना, अग्रीमेंट करवाना, प्रॉपर्टी किराए पे दिलाना, उसके लिए पैसे चार्ज करना, दिस इज टैक्सेबल सर्विस। पैसा बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक पता चला?
बी पॉइंट काफी अच्छा है इसका, वो डिटेल में देखते हैं। उसके पहले बाकी की लिस्ट कंप्लीट कराता हूँ, वो लास्ट में देखते हैं। शेड्यूल 3 के बाद देखेंगे क्योंकि वो पॉइंट कनेक्टेड है। सी पॉइंट में बोला है टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। आईपीआर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पेटेंट कॉपीराइट। एक होता है किसी को पेटेंट बेच देना, सप्लाई ऑफ गुड्स। एक होता है किसी को पेटेंट यूज करने का राइट देना और उसके बदले उससे रॉयल्टी चार्ज करना, सप्लाई ऑफ सर्विस। डिफरेंस समझ आए? नेक्स्ट, आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बना के देना इज ए सर्विस। आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर भी तो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, बट स्टिल इन्होंने इसको सर्विस में क्लासिफाई किया तो अपन वैसे ही मानेंगे। ई पॉइंट देखना, वो भी अच्छा है। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन करना मतलब कोई काम करने से बचना। अब सपोज ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस का सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि बाजू वाली बिल्डिंग में भी सेम कोई सीएस पढ़ाने वाला कोई क्लासेस चल रहा है। अब जैसे ही मैंने बोर्ड लगाया कमिंग सून, उसको टेंशन हो गई, बोले फालतू का कंपटीशन। वो सामने से आ गया, बोले सर यहाँ मत स्टार्ट करो यार, अच्छा वाला थोड़ा बहुत काम जमा हुआ है, अभी आप आओगे, आधे स्टूडेंट यहाँ जाएंगे आधे वहां जाएंगे, इससे बेटर है आप कोई और एरिया में सेट कर लो जहाँ पे और कोई क्लासेस नहीं है, तो स्टूडेंट्स तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे। मैंने बोला मैं सोच के आया मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन है तो ठीक है। उसने बोला कि सर मैं इसके लिए आपको कुछ पे कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट आप 2-3 किलोमीटर दूर जाके सेटअप कर लो, सेम एकदम एक लाइन में सेटअप करने का मतलब नहीं है। मैं बोला आप पे कर रहे हो तो मैं सोच सकता हूँ। तो फिर बात हुई, अग्रीमेंट हुआ, और वो मुझे एक अमाउंट पे करने के लिए रेडी है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, मैं भी रेडी हूँ कि ठीक है 2 किलोमीटर के रेडियस के बाहर चला जाऊंगा, इतने पैसे लगेंगे। उसने पे कर दिया। अब ये मैंने उसको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से ऑफर किया, पे किया और बात हुई। अब जो मैंने ये अमाउंट एक्सेप्ट किया, मैंने उसके लिए कुछ किया इसके सामने, ऐसे ही पैसे दे दिए उसने। क्या किया मैंने उसके लिए? यहाँ काम नहीं किया मैंने, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, तो कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं। अब इससे अच्छा तो बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे स्कीम समझ आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे दूसरे क्लासेस है, बाजू बोर्ड तो काम आ ही जाएगा जो कमिंग सून का लगाया था, खाली दुकान चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कोई और एरिया में गया, वहां पे लगा दिया, फिर वो भी आया, बोले सर यार यहाँ मत क्लास स्टार्ट करो। बोले ठीक है इतने पैसे लगेंगे, मैं ही ऑफर कर रहा हूँ सामने से। बोले ये तो अच्छा है ना, देखो ना फर्नीचर ना रेंट ना अग्रीमेंट ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक बोर्ड, और वही बोर्ड घूम रहा है हर जगह, एड्रेस तो लिखा नहीं उस पर। तो ऐसा 3-4 जगह बोर्ड घुमा घुमा के ना मैंने सबसे पैसे चार्ज कर लिए। फिर कोई 5वीं जगह क्लास खोल दी कि चलो अपना सारा फाइनेंस हो गया। अब जहाँ सेटअप किया वहां का फर्नीचर पूरा स्पॉन्सर हो गया। अब मैं तो लिख भी सकता हूँ स्पॉन्सर्ड बाई 4 क्लासेस का नाम लिख दूंगा कि इन सबके योगदान से ये जगह जो है शुरू हुई है, वैसा ऐसा कर सकते हैं। तो आइडिया अच्छा है, बट पहले उसके लिए उतनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए ना कि सामने वाला ऐसे डरे, उसको फर्क पड़े, तो फिर बात अलग है। हाँ, तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए तो कर सकते हो, ध्यान रखना फ्यूचर में। और तो अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब मैंने कुछ काम ना करने के लिए अग्री किया और उस बात के पैसे मिले, ये भी सप्लाई और सर्विस है। क्योंकि अगर मैं वहां काम करता तो उसके लिए प्रॉब्लम होती, तो काम ना करना उसके लिए सर्विस है। बोले आप यहाँ नहीं आए ना, वही हमारे लिए बहुत है। ये बोले आप आए बहुत अच्छा लगा, बोले आप नहीं आए बहुत अच्छा लगा, हाँ मतलब अगर ये फ्री में नहीं होगा इसके पैसे लगे, तो रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। दूसरा है टू टॉलरेट एन एक्ट, किसी को झेलना, उसके पैसे मिल रहे हैं, ठीक है वैसा है। अब यहाँ पे ऐसा है कि भाई कोई कंपनी है कोई बिजनेस है, उसमें पॉइंट एप्लीकेबल हो सकता है। आप कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज यूज करते हो जिसका बिल आता है, और बिल आप टाइम पे भरते नहीं हो, होता है ऐसा। अब वो कंपनी वाले आपको झेल रहे हैं, यार क्या कस्टमर है यार, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करता है, ये चीज है। अब अगर आपने पेमेंट करने में डिले किया तो वो लोग ना लेट पेमेंट के चार्जेस लगाते हैं, तो आपको टॉलरेट करना एज ए सर्विस। लेट पेमेंट की आपकी हरकत को भी टॉलरेट कर रहे हैं, बट इसके बदले लेट पेमेंट की फीस लगेगी, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए पेनल्टी, दैट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो देखना कभी भी लेट पेमेंट चार्जेस आप पे करते हो ना, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा आता है, तो 100 नहीं आएगा, 118 आएगा। उसका रीजन वही है, वो टैक्सेबल है। तीसरा है टू डू एन एक्ट। ये तो ऐसा है फिर कि कोई एंटिटी ने आपके कहने पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया आपको। बैंक में गए, आपने बोला है मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बोले सर इसकी ज्वाइनिंग फीस होती है 999 पर एनम। बोले ठीक है पे कर देंगे, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। सर्विस है ना, आपने बोला तो कार्ड इशू किया उन्होंने, आप नहीं बोलते तो भी कार्ड इशू करने के लिए फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले बैंक वाले रेगुलर फोन करते हैं। आपका नंबर एक बार कोई बैंक अकाउंट से लिंक हो जाए, फिर देखो आपको रोज के फोन आएंगे, एचडीएफसी बजाज फाइनेंस ये वो सब अलग अलग बैंक वाले फोन करते हैं। और जब तक आप क्रेडिट कार्ड ले नहीं लोगे ना तब तक पीछे पड़े रहते हैं, वैसा होता है, तो ये बड़ा टॉर्चर है। ठीक है, टेलीकॉलिंग बहुत बेकार चीज है, परेशान करते रहते फोन करते। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। सिंपल जनरल पॉइंट, कोई भी गुड्स यूज करने के किसी को राइट देना, सप्लाई और सर्विस। तो ये लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुई। कॉम्पोजिट सप्लाई अगले सेक्शन का पार्ट है, अभी नहीं समझा रहा हूँ। और सप्लाई ऑफ गुड्स में जो पॉइंट है वो एसोसिएशन वाला, वो अपन देख चुके हैं, वो सेम लिस्ट है। अब इसमें लास्ट एक बचा है
अपना ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहीं ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हैवी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट और शेड्यूल 3 बाकी रखते हैं। आप 5-10 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बता दो इतने टॉपिक्स में। क्लियर है? तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।